हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं सम्राट अशोक यादव, फाउंडर एंड डायरेक्टर CSIR पॉइंट एकेडमी लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड एंड अशोका इंस्टीट्यूट प्रयागराज इलाहाबाद। आप सभी लोगों का इस लाइव सेशन में वेलकम है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसा चैप्टर है जो न सिर्फ CSIR के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे रिलेटेड जो अदर एग्जाम है जैसे ICMR JRF हो गया, DBT JRF हो गया, या फिर अगर हम बात कर लेंगे जैसे JNU BHU से जो एंट्रेंस होते हैं वहां पे भी हर जगह पे इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये अगर हम एग्जाम के पर्पज की बात करें, और उसके बाद अगर हम लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं और अगर हमें प्रोटीन के बारे में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ना। तो CSIR के लिए ये प्रोटीन सिंथेसिस और ये प्रोटीन का चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। आज हम आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, और उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा ना। अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, चाहे हम इसको प्रोटीन सिंथेसिस बोले या फिर इसको हम बोल देंगे ट्रांसलेशन ना, चाहे हम बोल देंगे ट्रांसलेशन। दो में से जो हमारा मन हो उसको हम ये बोल सकते हैं ना। अब एक बात ये आती है कि दो इंपॉर्टेंट बात होती है, करें कि प्रोटीन सिंथेसिस हमने एक बात पढ़ा होगा, सेंट्रल डोग्मा पढ़ा हुआ है ना। सेंट्रल डोग्मा में हम सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, क्या होगा, हमारा DNA से RNA बनेगा ना, DNA से RNA बनेगा और RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो अच्छा देखिए, ये सेंट्रल डोग्मा जो है एक लैंग्वेज दे रहा है ना, DNA से RNA बनेगा और RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अगर हम इसको रीड करें तो हमारे माइंड में क्या आ रहा है, हमारे माइंड में ये आ रहा है कि RNA जो है वो प्रोटीन बनाता है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जो प्रोटीन बनती है, प्रोटीन किससे बनती है, अमीनो एसिड से। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन किससे बनती है, अमीनो एसिड से बनती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि नेचर में अप्रॉक्स 300 अमीनो एसिड होते हैं ना, अप्रॉक्स 300 अमीनो एसिड होते हैं। अब एक बड़ी बात ये आती है कि क्या ये नेचर में जो अप्रॉक्स 300 अमीनो एसिड होते हैं, क्या ये सारे अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर कुछ अमीनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हम इस बेस पे अगर जानेंगे तो ये जो है 300 अमीनो एसिड है, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ना। एक क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड दैट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस ना। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस में। और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो अमीनो एसिड है 300 अमीनो एसिड है, ये तो 300 अमीनो एसिड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। अब एक बात यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि हाँ यार, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है ये प्रोटीन बनाएगी और नॉन स्टैंडर्ड प्रोटीन नहीं बनाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है ये प्रोटीन नहीं बनाएगी, तो क्या ये खराब है या फिर कोई इसका अदर यूज है। तो ये जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है ये प्रोटीन नहीं बनाएगी, लेकिन इसका अदर यूज है, ये खराब नहीं होती है। ये क्या होता है हम आपको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है, ये हमारी बॉडी की जो अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ये उसमें पार्टिसिपेट करता है ना। किसमें पार्टिसिपेट करता है, हमारी बॉडी की जो अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, बहुत सारी हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये तो बात एक हो गई, आपका क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो होता है वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अगर थोड़ा सा हम बात करना चाहें डिटेल में, आपको थोड़ा सा प्रोटीन के पहले हम आपको एक छोटी सी चीज बताएंगे अमीनो एसिड के बारे में। जब तक आप अमीनो एसिड के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप प्रोटीन के बारे में भी नहीं जान सकते हैं ना। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको अमीनो एसिड के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के बारे में ना। अगर हम सिंपली बात करें किसी भी अमीनो एसिड के बारे में ना, किसके बारे में बात करें हम लोग, अमीनो एसिड के बारे में, इसमें हमें दो तीन चीज के बारे में जानना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, दो तीन चीजों को जानना जरूरी है। जैसे पहला क्या हो जाएगा आपका केमिकल एलिमेंट है ना, केमिकल एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसका कंपोजिशन ना, क्या हो जाएगा आपका कंपोजिशन। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा ना।
तीसरा क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, और चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टीज ना, प्रॉपर्टीज ना। तो कह रहे हैं कि अगर किसी भी अमीनो एसिड के बारे में जानना है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 चीजों के बारे में हमें स्पेशली जानना होगा, और जब तक हम अमीनो एसिड के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम प्रोटीन के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। तो अगर हम केमिकल एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारा जो केमिकल एलिमेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ना, ये 4 केमिकल एलिमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए। कैसे करते हैं हम उनके बारे में जानते हैं। जैसे हम कंपोजिशन की बात कर लेंगे तो किसका बना होगा, ये अमीनो का बना होगा ना, अमीनो ग्रुप का बना होगा। फिर किसकी बात कर लेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप की बात कर लेंगे ना, ये क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिल ग्रुप का बना होगा। फिर किसका बना होगा, ये आपका हाइड्रोजन ग्रुप का बना होगा। और फिर क्या हो जाएगा आपका आर वेरिएबल साइड चेन ना, आर क्या हो जाएगा, वेरिएबल साइड चेन। तो कहने का मतलब किसी भी अमीनो एसिड की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये किसका बना होगा, कोई भी अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप की, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, हाइड्रोजन ग्रुप की, और एक आर होता है। आर क्या होता है, वेरिएबल साइड चेन होता है। भी हम लोग उसके बारे में देखेंगे। कैसे देखेंगे, इससे क्या बनेगा, ये बनेगा, और इससे क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा इसके बारे में देखते हैं। सिंपल वे में आपको कुछ याद ही नहीं करना, कुछ रटना उठना नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ समझते हुए जानना है। देखिए हम क्या करेंगे, बीच में एक सी लगा देंगे, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका CO माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका N प्लस S3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका ये R हो जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एमिनो ग्रुप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R वेरिएबल साइड चेन हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम अभी बात कर रहे थे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की ना, तो इसमें से 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोलते हैं। तो 20 बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, और 2 रिसेंट आपकी डिस्कवरी हुई है, उसका नाम है 21st अमीनो एसिड, सिलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। वो बात की बात है, हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे ना। तो कहने का मतलब अगर हम 22 अमीनो एसिड की बात ही ले लेंगे, सिर्फ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की ही बात कर ले, तो यहाँ पे ये देखिए ध्यान देने वाली बात, जितने भी आपके 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ये होता है कि किसी भी अमीनो एसिड का ये अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब जितने भी आपकी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होती हैं सब में अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप सब में होगा। मतलब ऐसा नहीं है किसी अमीनो एसिड में इसमें से कोई चीज चेंज होगी, ये सारी चीजों में होगा। अब एक बात ये आती है कि अगर सारी अमीनो एसिड में इतनी सारी चेंजेस, मतलब सारी चीजें कांस्टेंट है, तो क्या जितने भी अमीनो एसिड है सबकी साइज, सबका मास, सबका चार्ज इक्वल होगा क्या? ये तो बात ऐसा होता नहीं है कि जितने भी अमीनो एसिड हो सबकी साइज, सबका मास, सबका चार्ज, सबकी प्रॉपर्टी वो इक्वल हो। तो ये आर ग्रुप जो है, इस आर ग्रुप को हमने आपको बताया, इस आर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आर वेरिएबल साइड चेन। मतलब किसी भी अमीनो एसिड का जो आर ग्रुप होता है वही डिसाइड करता है कि किस अमीनो एसिड की साइज क्या होगी, किस अमीनो एसिड का मास क्या होगा, किस अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या वो आपकी पोलर होगी, नॉन पोलर होगी, या फिर आपका क्या हो जाएगी, पोलर अनचार्ज, जिसे हम कह सकते हैं कि पार्शियल चार्ज वाली अमीनो एसिड होगी। इसको कौन डिसाइड करेगा, इसको डिसाइड करेगा आपका आर वेरिएबल साइड चेन डिसाइड करेगा। यही आर वेरिएबल साइड चेन जो है ये उसका मास को भी डिसाइड करेगा ना। कैसे करेगा, एक बहुत लंबी कहानी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे धीरे धीरे के बारे में। तो अगर एक चीज और देखें तो कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे हो रही है, तो अब आप देखिए कंपेयर कर लीजिए, ये क्या हो गया आपका अमीनो ग्रुप किससे बना है, NH, ये किससे हो जाएगा, N और H हो जाएगा। ये CO माइनस है तो क्या हो जाएगा, COO माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका H, ये क्या हो जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा आपका R के बारे में आपको बता ही रहा हूं। तो आप देखिए ये केमिकल एलिमेंट है, इन्हीं से क्या बना हुआ है आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसका, आपका अमीनो एसिड का ना। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहा। अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम अमीनो एसिड को यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमारा टारगेट जो है आज जो प्रोटीन सिंथेसिस है, तो हम उसके बारे में देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी के बारे में बता दे रहे हैं। कभी फिर टाइम मिलेगा तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा ना। प्रॉपर्टी में जो सबसे पहले बात ध्यान रखना है वो हमें ध्यान रखना है पोलरिटी के बारे में। क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड की पोलरिटी के बारे में बात करना है, और पोलरिटी में हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना है ना, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या हो जाएगा आपका नॉन पोलर ना, नॉन पोलर अमीनो एसिड। दूसरा क्या हो जाएगा आपका पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड ना,
पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका पोलर चार्ज अमीनो एसिड, पोलर चार्ज अमीनो एसिड। तो कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी अमीनो एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या हो जाएगा नॉन पोलर, सेकेंड पोलर अनचार्ज और थर्ड पोलर चार्ज। मतलब नॉन पोलर मतलब क्या हुआ, ऐसा अमीनो एसिड जिसपे कोई चार्ज ना हो, मतलब चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो, मींस पूरी तरीके से उस पर चार्ज न्यूट्रल हो, ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे नॉन पोलर बोलेंगे, या फिर इसके हम और क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं वाटर रिपेलेंट अमीनो एसिड भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन पोलर हो जाएगा। दूसरी बात हम कर लेंगे पोलर अनचार्ज, मतलब ऐसी अमीनो एसिड जिस पे ना तो कंप्लीट चार्ज हो और ना ही वो कंप्लीटली न्यूट्रल हो, मतलब वो ऐसी अमीनो एसिड जिस पे पार्शियल चार्ज हो, और अगर पार्शियल चार्ज होगा तो पार्शियल चार्ज का मतलब क्या हुआ बताएंगे, डिटेल बताएंगे जब हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे अमीनो एसिड तो आपको बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात समझिए कि ऐसा अमीनो एसिड जो ना कंप्लीटली न्यूट्रल हो और ना ही कंप्लीटली चार्ज हो, ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे पोलर अनचार्ज। और अगला आपका क्या हो जाएगा पोलर चार्ज, ऐसे अमीनो एसिड जिन पे कंप्लीट चार्ज हो, या तो उनके पास प्लस चार्ज होगा या तो उनके पास क्या हो जाएगा माइनस चार्ज होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ना 3 अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, जिनके पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्हें क्या बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड। और 2 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, उनके पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम क्या बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड बोलते हैं। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे ना। ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी प्रोटीन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी प्रोटीन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और सेकंड क्या हो जाएगा आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो हमारे बॉडी का क्या करती है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ना, हमारे बॉडी को सपोर्ट का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, वो क्या हो जाती है आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो जाती है। और वो प्रोटीन जो हमारे बॉडी का फंक्शनल वर्क प्रोवाइड करती है ना, फंक्शनल वर्क करती हैं, जैसे आपका क्या हो गया हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, या मोस्ट ऑफ देम एंजाइम्स हो गई, ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती हैं, ये हमारी बॉडी के अदर अदर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मायोग्लोबिन क्या होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को स्टोर करता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है ये ऑक्सीजन को कैरी कराता है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन से ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंजाइम के बारे में, आप सभी लोग जानते हैं ना, ये बहुत सारी चीज हो गई। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ना आप जानते होंगे, आप इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम अगली बात करना चाहें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। बहुत पूछा जाता है, आपने सुना होगा यल फॉर्म और डी फॉर्म सुना होगा ना, क्या हो जाएगा आपका यल फॉर्म और क्या हो जाएगा डी फॉर्म अमीनो एसिड, यल फॉर्म एंड डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके अलावा आपने नाम सुना होगा कायरल और अकायरल के बारे में ना, क्या हो जाएगा आपका कायरल अमीनो एसिड ना, कायरल अमीनो एसिड, और फिर क्या हो जाएगा आप एंड अकायरल अमीनो एसिड, बताएंगे आपको कायरल और अकायरल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है CSIR में, अगर हम बता ही रहे हैं तो बता ही देते हैं। उसमें एक ग्राफ पूछता है, बायोकेमिस्ट्री में जब CSIR एग्जाम देते हैं तो आप एक ग्राफ पूछता है किसका, वो एब्जॉर्प्शन का ना, किसका पूछता है एब्जॉर्प्शन का। आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि 3 अमीनो एसिड होते हैं फेनिलैलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है बेंजीन रिंग होता है, और बेंजीन रिंग होने की वजह से वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और लेकिन उनका जो एब्जॉर्प्शन आता है वो अलग अलग आता है ना। जैसे मान लीजिए हम बात कर लें फेनिलैलनिन की तो 256.6 नैनोमीटर आ जाएगा, टायरोसिन की बात कर लेते हैं तो 276.6 आ जाता है, और अगर हम ट्रिप्टोफैन की बात कर लेते हैं तो अप्रॉक्स 279 नैनोमीटर आता है। और उनका जो ग्राफ बनता है वो अलग अलग तरीके से उनका ग्राफ बनता है ना। तो ये बेसिक बात रही किसके बारे में, अमीनो एसिड के बारे में, और बहुत सारी लंबी कहानियां हैं। जब कभी मौका मिलेगा तो आप सभी लोगों को इस अमीनो एसिड के बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सीड, टर्सरी में टर्सरी में मायोग्लोबिन, और क्वार्टनरी में आपका हीमोग्लोबिन, बहुत ही आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा ना। फिर भी आज इतना बेसिक बात जो है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में ना। तो मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस की ना, प्रोटीन सिंथेसिस।
अब यहाँ पे अगर बात हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस की, तो ध्यान देने वाली बात है, मतलब हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो अच्छा एक बात देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात होती है, कह रहे हैं कि ये जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस का चैप्टर है, कह सकते हैं वन ऑफ द टेक्निकल चैप्टर है ना, एक बहुत ही टेक्निकल चैप्टर माना जाता है CSIR के सिलेबस का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको मैंने बताया ही है। यहाँ पे हम क्या करें? सिंथेसिस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या करें? सिंथेसिस करें, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रोटीन को बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोटीन के बना रहे हैं। तो अच्छा देखिए, हमें ये होता है कि यार हम कैसे इसको पढ़ें और ये चीज हमें कैसे याद रहे ना, याद नहीं करने की जरूरत है, हमें कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है ना। तो कह रहे हैं कि अगर हमें प्रोटीन को बनाना है, तो प्रोटीन को बनाना है ना, तो अगर किसी चीज को बनाना है तो दो तीन चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है ना। किसी भी चीज को हमें बनाना हो, तो जैसे मान लीजिए हम घर ही बनाते हैं, तो भी हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या होती है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब किसी चीज को बनाने के लिए या किसी चीज की सिंथेसिस करने के लिए किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि यो जो चीज मतलब प्रोटीन बन रही है, वो प्रोटीन कहाँ बनती है, और फिर उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के कितने कितने स्टेप होते हैं, और फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे प्रोटीन के प्रॉपर्टीज के बारे में और उनके टाइप के बारे में ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? आपका रिक्वायरमेंट ना। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे, वो बात कर लेंगे किसके बारे में? प्लेस है ना। प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, प्लेस की हम बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे स्टेप ना, प्रोटीन की सिंथेसिस का क्या हो जाएगा, स्टेप कौन कौन सा होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में? टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे ना, टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे। फिर हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में? प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेंगे। लंबी स्टोरी है ना, लंबी स्टोरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कह रहे हैं अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, तो एक बात तो हमारा क्लियर हो गया है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो क्या हो जाएगा? आपका अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड में कौन सा अमीनो एसिड? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ना। तो पहले रिक्वायरमेंट हमारी कौन सी हो जाएगी? अमीनो एसिड ना। और अमीनो एसिड में कौन सा आपका हो जाएगा? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ना। कौन सा हो जाएगा आपका? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। वैसे हम लगातार बताते रहते हैं, हम एक लैंग्वेज में से बोल सकते हैं यल अल्फा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे? यल अल्फा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। क्योंकि यल अल्फा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इसलिए बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड तो हम आपको बता ही रहे हैं, और यल मतलब अभी आपको बताए ना कि प्रोटीन के आपका अमीनो एसिड के दो फॉर्म हो जाएंगे, यल फॉर्म और क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका डी फॉर्म। तो यल फॉर्म अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, और डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जो डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड होता है उसका क्या, डी फॉर्म जो होता है अगर वो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? तो वो प्रोटीन नहीं बनाता है, लेकिन वो अदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर ना, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर बनी होती है वो किसकी बनी होती है? आपका डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड की बनी होती है। हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? अमीनो एसिड। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो हो जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड ना। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? न्यूक्लिक एसिड ना। न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। और न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं सभी लोग दो तरीके से होता है, और एक क्या हो जाएगा आपका डीएनए, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका आरएनए ना। तो कह रहे हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट दो चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? डीएनए, और दूसरा क्या हो जाएगा? आरएनए। वैसे तो आरएनए कई तरीके से होते हैं, 10-12 तरीके से होते हैं ना। आरएनए 10-12 तरीके से होते हैं, लेकिन हमें 10-12 तरीके के आरएनए के बारे में नहीं जानना है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट आरएनए होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका आरआरएनए ना। फिर क्या हो जाएगा आपका? एमआरएनए। और फिर क्या हो जाएगा आपका? टीआरएनए। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब ये आरआरएनए जो होता है, चाहे हम बात प्रोकैरियोट की कर लें या फिर हम बात कर लेंगे यूकैरियोट की, दोनों की हम सेम ही बात कर रहे हैं ना। अगर हम आरआरएनए और प्लस प्रोटीन ना, आरआरएनए और प्लस प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन, इसको हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? राइबोसोम। क्या बनेगा? राइबोसोम। और हम लोग जानते हैं राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो राइबोसोम होता है ये आपका दो तरीके से हो जाएगा, मतलब प्रोटीन जहां बनेगी वो कहां बनेगी? आपका राइबोसोम में। और ये दो तरीके से हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 70S हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है आपका 80S हो जाता है।
प्रोकैरियोट में 70s होगा और यूकैरियोट में क्या हो जाएगा आपका 80s होगा। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 30s हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 50s हो जाएगा। और 80s को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 40s हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 60s हो जाएगा। और अगर इसको हम फर्दर आरएनए के पर्पज में लेते हैं, आरएनए के रेफरेंस में लेते हैं, तो 30s जो है वो क्या हो जाएगा 16s आरएनए से मिलकर बना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में तो वहां पे आपको बताएंगे। और अगर हम 50s की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 5s आरएनए से, और किससे बना होता है आपका 23s आरएनए से बना होता है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ना। और अगर हम 40s की बात कर लेते हैं तो किसका बना होता है, ये बना होता है 18s आरएनए से बना होता है। और आपका जो 16s होता है अब ये बना होता है 28s ना, 28s आरएनए। उसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा 5.8s आरएनए ना। इन सारी चीजों से मिलकर क्या बना होता है आपका 60s आपका राइबोसोमल सबयूनिट ना। तो 60s और 40s मिला के क्या बनाएंगे 80s और 30s और 50s मिलकर क्या बनाएंगे आपका 70s। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हम जानते हैं कि राइबोसोम हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ना, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। मतलब ये यहाँ क्या होगा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, मतलब जो आपका आरएनए होता है, आरएनए क्या करेगा राइबोसोम बनाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि राइबोसोम मान लीजिए हमारा एक राइबोसोम ये हो गया और दूसरा राइबोसोम आपका ये हो गया फॉर एग्जांपल। तो इस राइबोसोम में जो प्रोटीन बन रही है और इस राइबोसोम में जो प्रोटीन बन रही है, क्या दोनों की साइज, दोनों का मास, चार्ज, सारी चीजें जो होती है सबकी सिंपल होंगी, मतलब सेम होंगी। कहने का मतलब इसमें जो प्रोटीन बनेगी और इसमें जो प्रोटीन बनेगी, उस प्रोटीन दोनों प्रोटीन में सब कुछ सिमिलर होगा। मतलब इसमें जितनी सीक्वेंस होगी, मान लीजिए 100 अमीनो एसिड का बना हुआ है, तो क्या ये भी 100 अमीनो एसिड का बनेगा। अगर इसमें मान लीजिए हम कह देंगे कि प्लस चार्ज वाले अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या ये भी है कि इसमें भी प्लस वाले का होगा, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब इसकी कुछ अलग बन सकती है, इसकी क्या बन सकती है यार भी अलग बन सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि ये जो एमआरएनए होता है ये क्या करता है प्रोवाइड जेनेटिक कोडान ना, क्या करता है प्रोवाइड जेनेटिक कोडान, जेनेटिक कोडान, ये जेनेटिक कोडान प्रोवाइड करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब आप जानते हैं स्पेसिफिक टाइप का जो एमिनो एसिड होता है वो कोड किया जाता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ एमिनो, स्पेसिफिक टाइप ऑफ जेनेटिक कोडान के थ्रू। जेनेटिक कोडान आपको बताएंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अक्सर हम आपको बताते भी रहे हैं लेकिन फिर भी बताएंगे, डिटेल बताएंगे। तो कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा एमआरएनए ना, ये राइबोसोम में क्या हो जाएगा हमारा एमआरएनए। और आप जानते हैं कि जो जेनेटिक कोडान होता है वो क्या होता है ट्रिपलेट होता है ना। मतलब अच्छा, इसके पीछे भी अपना एक लॉजिक है कि एक लॉजिक ये है कि ट्रिपलेट ही जो होता है वो जेनेटिक कोडान क्यों बनता है ना, डेफिनेट क्यों नहीं बन सकता है। और सिंगलेट जो है वो आपका जेनेटिक कोडान क्यों नहीं बनता है, उसके पीछे भी एक रीजन है, उसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे जब कभी जेनेटिक कोडान पढ़ेंगे तब। तो एक बात जानते हैं जेनेटिक कोडान क्या होता है, वो ट्रिपलेट आपका क्या होता है बेस पेयर होता है, ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड होता है। अब मतलब कहने का ये है कि इसके तीन आपके जो न्यूक्लियोटाइड है उनका हम क्या करेंगे पेयर बना लेंगे, और वो जो तीन का पेयर बनेगा वो एक स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड को कोड करेगा। और आप जानते हैं, हम आपको बताएंगे जब ट्रिपलेट बताएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे जो जेनेटिक कोडान होता है वो कितना होता है 64 होता है। और 64 को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ना, कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक क्या हो जाएगा आपका इनिशिएशन कोडान ना, एक इनिशिएशन कोडान, एक क्या हो जाएगा आपका स्टॉप कोडान ना, एक स्टॉप कोडान हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाता है आपका ओआरएफ ना, ओआरएफ मतलब क्या हो जाएगा ओपन रीडिंग फ्रेम, मतलब क्या हो जाएगा जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी उस कोडान हम क्या बोलेंगे इनिशिएशन कोडान, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होगी उसे हम क्या बोलेंगे स्टॉप कोडान, और जहां से प्रोटीन लगातार बनती जाएगी उस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे ओआरएफ। ओआरएफ मतलब क्या हो जाएगा ओपन रीडिंग फ्रेम होता है ना। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो कहने का मतलब 3 आपके स्टॉप कोडान होते हैं, और ये जो 3 स्टॉप कोडान होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं, मतलब ये प्रोटीन नहीं बनाएंगे। रिमेनिंग आपके जो 61 होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, इस प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक राइबोसोम ये है और दूसरा राइबोसोम ये है। राइबोसोम में कौन सी प्रोटीन बनेगी, उस प्रोटीन की सीक्वेंस क्या होगी, उस प्रोटीन की साइज क्या होगी, उस प्रोटीन का मास क्या होगा, उस प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसको कौन डिसाइड करेगा, इसको डिसाइड करेगा ये हमारे ना एक लंबी कहानी है जो एंटीकोडॉन से रिलेट करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझिए इस राइबोसोम में कौन सी प्रोटीन बनेगी, इसको कौन डिसाइड करेगा, इसको डिसाइड करेगा आपका एमआरएनए डिसाइड करेगा ना। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका टीआरएनए। तो सिंपल सी बात है, टीआरएनए जो है, अब ये जो है आपका एमिनो एसिड यहाँ पे थोड़ी होगा, राइबोसोम के अंदर आपका एमिनो एसिड नहीं होता है। तो एमिनो एसिड जो होता है वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के अंदर अमीनो एसिड को कौन लेके आएगा, टीआरएनए ना। टीआरएनए क्या करता है, साइटोसोल से अमीनो एसिड को बाइंड कराएगा और बाइंड कराकर कहां लेके आएगा, राइबोसोम के अंदर लेके आएगा और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। आपने पढ़ा होगा कोडान और एंटी कोडान का कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ा होगा उबल हाइपोथेसिस, उसके बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे, उसके बारे में भी आप सभी लोगों को बताऊंगा ना। ये बेसिक बात है, आप सभी लोग जान गए हैं। आरआरएनए हो जाएगा, एमआरएनए हो जाएगा, टीआरएनए हो जाएगा, इसके बारे में हम और डिटेल में बताएंगे। अगली अगर हम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या लग जाएंगे, फैक्टर्स लगेंगे ना, बहुत सारे फैक्टर्स लगेंगे ना, फैक्टर्स लगेंगे। जो फैक्टर्स लगेंगे वो क्या लग जाएंगे आपके, इनिशिएशन फैक्टर, इलांगेशन फैक्टर और क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेशन फैक्टर। प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन के लिए जो फैक्टर लगेगा वो क्या हो जाएगा, इनिशिएशन फैक्टर। इलांगेशन के लिए जो फैक्टर लग जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इलांगेशन फैक्टर। और टर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर लगेगा वो क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेशन फैक्टर। आपने सुना होगा रिलीजिंग फैक्टर RF1, RF2 और RF3, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा इसको काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एंजाइम की जरूरत होती है। आप सभी लोग जानते ही हैं किसकी जरूरत हो जाएगी, आपकी एंजाइम्स की। और दो बड़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम लगती है, ध्यान दीजिएगा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटीन की सिंथेसिस के बारे में। पहला क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज ना, क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंथेटेज। और ये जानते हैं ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के तरीके से भी काम करेगी। कैसे काम करता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के तरीके से काम करता है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे ना। और दूसरी जो एंजाइम लगती है वो एंजाइम क्या हो जाएगा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ना, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। उसके अलावा एक और होता है ट्रांसफार्मिलेज, फार्मिल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए एक एंजाइम और होता है ट्रांसफार्मिलेज। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट आपकी एंजाइम्स होती हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको बताऊंगा पहला स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस का एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, वहां पे इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ना एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का। मगर स्पेसिफिक टाइप का जो आपका एमिनो एसिड होता है वो स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए पे ही बाइंड करेगा, कहीं और बाइंड नहीं करेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। और जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है राइबोसोम के अंदर तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कराएगा, आपका पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज कराएगा। उसके अलावा अगला हम बात कर लेंगे, कोफैक्टर की बात कर लेते हैं। कोफैक्टर भी लगते हैं ना, कोफैक्टर्स लग जाएंगे। बाकी एक कंजर्व सीक्वेंस होती है, आपने नाम सुना होगा कंजर्व सीक्वेंस। कंजर्व सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा, एसडी और कोजेक सीक्वेंस ना, आप जानते होंगे। प्रोकैरियोट में क्या होता है, साइन डालगेनो सीक्वेंस होती है, और यूकैरियोट में क्या होता है आपका कोजेक सीक्वेंस होता है। इसके बारे में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। ये तो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसके अलावा भी किसकी जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी की जो जरूरत होगी वो क्या हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड जीटीपी। तो कह रहे हैं कि आपका अगली जो जरूरत हो जाएगी, रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, एटी ना, एनर्जी ना, एनर्जी जो होती है आपकी दो फॉर्म में हो जाएगी, एटीपी और दूसरा क्या हो जाएगा आपका जीटीपी। हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे एटीपी लगता है और कहाँ पे जीटीपी लगता है। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। जब तक हम इनको अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में अच्छे से नहीं समझ सकते हैं ना। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपका हो गया है। अब थोड़ा सा हम लोग प्लेस के बारे में लोग बात ही कर लिए हैं। प्लेस क्या हो जाएगा आपका, राइबोसोम हो जाएगा। आपको बता ही रहा हूं। अगर हम स्टेप की बात कर लेना, प्रोटीन सिंथेसिस के अगर हम स्टेप की बात कर लेते हैं तो ये सिर्फ समझिए आप सभी लोग, अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, समझिएगा आप सभी लोग, ये सिर्फ अभी एक ट्रेलर है। पूरा की जो स्टोरी है वो बची हुई है ना। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, और एक बार पढ़ा दूंगा तो फ्यूचर में कभी आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। इस बात को तो मैं 100% कह सकता हूँ। और दोबारा कभी आप प्रोटीन सिंथेसिस भूलेंगे भी नहीं, हमेशा के लिए आपको तैयार हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, कैसे कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आपके दिमाग में चलने लगेगी प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है ना। आपको कुछ रटना नहीं है, न ही कुछ आपको एक्स्ट्रा काम करना है ना, सब कुछ हो जाएगा। चलिए इसको मैं रब करता हूं और हम लोग बात करते हैं स्टेप ना, इसके बारे में, स्टेप के बारे में बात करते हैं।
अगर हम स्टेप की बात करते हैं तो जैसे जनरली हम लोगों ने पढ़ा हुआ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो अगर हम रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हम 3 स्टेप की बात करते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और तीसरा क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेशन। लेकिन यहाँ पे 2 एडिशनल आपके स्टेप हो जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड ना, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड ना। दूसरा क्या हो जाएगा आपका इनिशिएशन, दूसरा हो जाएगा आपका इनिशिएशन। तीसरा क्या हो जाएगा आपका इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन। चौथा क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेशन। और पांचवा क्या हो जाएगा आपका, पांचवा आपका हो जाएगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हो जाएगा एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। मतलब एक बात बताओ सभी लोग, क्या कोई भी अमीनो एसिड हमेशा इस बात के लिए रेडी रहता है कि जब आपका मन कहे तब आप क्या करो प्रोटीन की सिंथेसिस करा दो? ऐसा नहीं होता है। किसी भी अमीनो एसिड को जिसको प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है उसको सबसे पहले क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। जब उसको हम एक्टिवेट करेंगे, जब तक हम एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक कोई भी अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली आपकी जो अमीनो एसिड है सबसे पहले इसको हमें क्या देना होगा, एटीपी देना होगा। और एटीपी देके इसे हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तब जाके आपका ये अमीनो एसिड जो है रेडी होगा प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। एक बड़ी कहानी है, पहले आपका एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद इसको हम टीआरएनए पे ट्रांसफर कराएंगे और टीआरएनए के 3 प्राइम OH ग्रुप पे ट्रांसफर कराएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, राइबोसोम के अंदर लेके जाएंगे। वो बात ही बात है ना। प्रोटीन की सिंथेसिस का जस्ट स्टार्ट हो जाना, ये क्या हो जाएगा आपका इनिशिएशन हो जाएगा। मतलब जब राइबोसोम के अंदर, जब राइबोसोम के अंदर एमआरएनए भी रहेगा और पहला अमीनो एसिड किसके साथ, टीआरएनए के साथ आएगा, एंट्री करेगा राइबोसोम के अंदर और कहां पे बाइंड करेगा, इनिशिएशन कोडॉन पर बाइंड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेप जब पूरा बन जाएगा, 3 स्टेप में होता है आपका इनिशिएशन, आपको बताऊंगा। तो वो तीनों स्टेप जब कंप्लीट हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन इनिशिएशन हो जाएगा। उसके बाद जब राइबोसोम में, आप जानते हैं राइबोसोम में 3 साइट होती है, ई, पी और ए साइट होती है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सब बात की बातें हैं। जब राइबोसोम में प्रोटीन लगातार बनती रहेगी, लगातार बनती जाएगी, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से, दूसरा अमीनो एसिड तीसरे अमीनो एसिड से लगातार आपका जुड़ता जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलॉन्गेशन बोलेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि प्रोटीन अगर बन रही है तो कभी स्टॉप ही नहीं होगी। तो एक टाइम बाद जब प्रोटीन बन के तैयार हो जाती है, जब प्रोटीन को टर्मिनेट करना होता है तो क्या आ जाएगा आपका स्टॉप कोडॉन आ जाएगा और ये रिलीजिंग फैक्टर्स आ जाएंगे। ये सब मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस को टर्मिनेट कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन बोलेंगे। और ये प्रोटीन जो राइबोसोम के अंदर बनी हुई है, मतलब ये प्रोटीन जो राइबोसोम के अंदर बन रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, नेसेंट प्रोटीन बोलेंगे या बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलेंगे। मतलब एक ऐसी प्रोटीन जो बन तो गई है लेकिन इमेच्योर बनी हुई है, मतलब नेसेंट बनी हुई है। अभी उसको पता ही नहीं है कि हमें आगे चल के क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में। इसके लिए हमें क्या करना होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। आप जानते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन 2 तरीके से होता है। मतलब ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो होता है आपका 2 तरीके से हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जाता है और एक क्या हो जाता है आपका को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जाता है। उसके बारे में हम लोग भी डिटेल में बात करेंगे ना। आपने जैसे क्या हुआ, राइबोसोम को हम कहां लेके जाएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ले जाएंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने सुना ही होगा एसआरपी ना, एसआरपी रिसेप्टर, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर उसको हम गोल्जी में ले जाते हैं। गोल्जी में आपने पढ़ा होगा कॉप फर्स्ट, कॉप सेकेंड, इन सारी चीजों के बारे में हम जानते होंगे। केडियल सीक्वेंस के बारे में जानते होंगे। बहुत सारी आपकी सीक्वेंस होती है ना, सिग्नल सीक्वेंसेज होती है। सिग्नल सीक्वेंसेज 2 तरीके से हो जाएगी, एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंसेज हो जाती है, सी टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंसेज हो जाती है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो ये पूरी थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहा है कि